आप भी देखिए, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, ये बीजेपी ने वेरीफाइड अपने ट्विटर अकाउंट से इसको शेयर किया है। अब मैं इसको कहता हूं ब्लंडर, ये नहीं करना चाहिए था, इसको लेके बैकलैश तो आपको मिल रहा है। और इसी वीडियो में आप ही किसी तथ्य को मैं आगे रखूंगा। आपकी बात सही है, लेकिन तरीका और समय दोनों गलत है। हाँ, माना कि भारत ने इजराइल और अमेरिका की तरह रणनीति अपनाई है, लेकिन इस समय ये पोस्ट बात नहीं बनेगी और करनी भी नहीं चाहिए थी। माना कि आपकी पॉलिसी एग्रेसिव है, लेकिन तरीका और समय दोनों ही गलत है। समझाऊंगा मैं आगे कैसे। और दूसरा, आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन ट्विटर पर बीजेपी को बहुत बढ़िया बैकलैश मिल रहा, अब समझ लीजिए। बहुत सारे पत्रकारों ने ट्वीट किए। एक पत्रकार है शोभित जी, उन्होंने भी ट्वीट किया, बोला कि बताइए कि अगर विपक्ष आपसे ये पूछ ले कि पहलगाम के चारों आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, तो आप कह देंगे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि जो समय है वो राजनीति करने का नहीं है। अगर विपक्ष ये पूछे कि पहलगाम हमले में क्या इंटेलिजेंस फेलियर था और 26 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, तो कहेंगे कि राजनीति मत करिए। लेकिन खुद अपनी वाहवाही और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ये राजनीति करेंगे, इनका न्याय एक तरफा है। इसी श्रृंखला में मीनाक्षी खंडेलवाल, उनका भी ट्वीट आया। लिखती है, रियली सैड कैंपेन बीजेपी फॉर इंडिया, ये ट्विटर हैंडल है, कि क्या कर रहे हो भाई। युद्ध के समय तो कम से कम सरकार और प्रधानमंत्री को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखनी चाहिए थी। साल के 300 दिन आपको मिलेंगे इस काम और इस कैंपेन के लिए। आज कम से कम वो दिन नहीं था, दुश्मन भी यही चाहता था। आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, दुश्मन के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने वाली सोच के साथ नहीं। मेरा क्या सोचना है, मैं इसको ब्लंडर क्यों कह रहा हूं, ये समझने वाली बात है। देखिए, बहुत सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी का ये ट्विटर अकाउंट से जब ये वीडियो प्रसारित की गई, फैक्ट्स ठीक है, लेकिन यह कदम कई मायनों में अनुचित है और रणनीतिक रूप से भी जोखिम भरा है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक प्रचार में बदलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत आसानी से। दुनिया भर में, खासकर जब दो परमाणु सशस्त्र देशों के बीच अच्छा खासा तनाव चल रहा है, तो स्थिरता और एकजुटता का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। राजनीतिक विभाजन का प्रदर्शन करना दुश्मन देशों को भारत की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाने का सिंपल सा एक मौका दे सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की आलोचना और मोदी जी की तारीफ करना, हालांकि ये आपकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना, सही है, स्वाभाविक है, हो भी सकती है, लेकिन यह विदेशी मीडिया, कूटनीतिक चैनल के माध्यम से भारत की नीतियों और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। सिंपल। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश जाएगा? यही कि भारत की प्रतिक्रिया राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है, ना कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से। यह भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है, खासकर जब उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत हो और अधिकांश देश आपको दे रहे हैं। लेकिन क्यों पाकिस्तान के लिए चैनल खोलना चाह रहे हो? डिप्लोमेटिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के समय में राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, जो अब तक कर रहे हैं, ताकि देश की छवि मजबूत बनी रहे जैसे बन रही थी। और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संदेश जाना चाहिए कि भारत एकजुट है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए इस तरह की बचकानी राजनीतिक प्रचार से बचना चाहिए। ये बुद्धिमानी भरा कदम होगा। ये जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने कह दिया। अगर मैं ज्यादा सोच रहा हूं तो मुझे आप बता दीजिए। जो आपने कंपैरिजन वीडियो में किया, वो मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, भारत ने अमेरिका और इजराइल वाली रणनीति को अपनाया है। देखो, याद कीजिए, 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले का आरोप भी भारत ने लश्कर ए तोयबा पे लगाया था। 4 दिन तक चला। मुंबई हमले में तकरीबन 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इस मामले में भारत ने बहुत सारे सबूत पेश किए, लेकिन क्या था? कुछ नहीं। जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, वो एक नई नीति अपनाने को दिखाता है। बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उसके बाद 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हमला किया गया था, तो भारत सरकार ने इसके बदले कुछ ज्यादा खास नहीं किया। बोले कि यार, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हम पीसफुल टॉक करेंगे और चीजों को सेटल आउट करेंगे। पिछली सरकार में डर हमेशा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, अगर हम उन पर पारंपरिक तरीके से सेना के जरिए हमला करेंगे तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भारत सरकार के मन में हमेशा रहता था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो उनके राह में आप कह सकते हैं कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी में वो एग्रेशन, वो एग्रेसिवनेस आपको दिखाई देगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो कांग्रेस युद्ध टालती रही और यहाँ हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उस एटीट्यूड से काम चल रहा है। लेकिन देखिए, 2016 में उरी में अपने 19 सैनिकों को मर जाने के बाद इंडिया ने टेररिस्ट कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा में विस्फोट होता है, जिसमें भारतीय सीआरपीएफ के तकरीबन 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद भारत ने बालाकोट में अंदर जाकर के स्ट्राइक की थी और अब पहलगाम में आपने हमारे टूरिस्टों को मार डाला
आपके 9 जो आतंकी कैंप है उसको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है, उनकी तरफ से अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत पर हमला करेगा तो भारत उसका जवाब जरूर देगा, ये क्लियर कर दिया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया इजराइल और अमेरिका की तरह रणनीति अपना रहा है, तो आप समझिए। देखिए, भारत जो भी हमले कर रहा है, जब सबूत उससे मांगे जाएंगे तो सबूत भी दे रहा है लगातार भी, अगर मांगे भी जाएंगे तो भारत में क्या हुआ, भारत सबूत दे देगा कि इन्होंने आक्रमण किया, हमने बस रिटेलिएट किया आतंकी कैंप पर। सिंपल। भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी आतंकवादी हमले के खिलाफ गुहार नहीं लगाई कि भैया आतंकवादी घुसे अब क्या करें। पहले सामान्य तौर पे क्या होता था कि अमेरिका में जब कोई हमला होता था तो अमेरिका किसी वैश्विक मंच पर नहीं जाता था। इजराइल भी यही नीति अपनाता है, अब वो भी किसी मंच पर नहीं जाता था, ना जाके बताता था कि हमारे यहाँ हमला हुआ है, क्या करें। भारत ने भी सेम यही रणनीति अपनाई है, आप हमारे अंदर घुसे, आप आतंकवादी हैं और हमने आपको ध्वस्त कर दिया, और यही संदेश दे दिया है कि हमारे लोग मारे गए हैं तो हमने कार्रवाई कर दी, हम अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाके कह नहीं रहे। सिंपल। वही रणनीति है इजराइल और अमेरिका वाली। ये बात जरूर है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे अगर बात जाएगी तो वहां भी भारत अपने पक्ष रखने में समर्थ है। वो पूरे बकायदा सब कुछ दिखाएगा, सबूत के साथ दिखाएगा। दुनिया कहेगी सबूत दिखाइए, सिंपल है कि पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है TRF, उसने जिम्मेदारी ली थी, जिसका संबंध लश्कर ए तैयबा के साथ है और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है मुरीदके में, तो ये सबूत काफी है। पाकिस्तान ने इस पर काफी साल से कोई कार्रवाई नहीं की और पाकिस्तान ने इसी आतंकी संगठन को कई साल तक जिंदा रखा, पोषित कर रहा है। ये सबूत है दुनिया के सामने। अब भारत कहेगा इसी के आधार पर आतंकी संगठनों को डैमेज करने की योजना बनाई गई और यही ऑपरेशन सिंदूर है। बात खत्म। पड़ोसी देश या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या कहेंगे? भारत को कहता है हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम इस पे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि तुम्हारे कहने से हम अपने कदम पीछे खींचे फिर कुछ ना करें। अगर हमें पता है कि हमारे खिलाफ टेरर अटैक हुआ है तो कार्रवाई तो की जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे। ये भारत की स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल है। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच तलखी हमेशा बनी रहती है। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। आमतौर पर दोनों देशों के बीच ऐसे तनाव की स्थिति में हालात को शांत करने के लिए तीसरे देश की सक्रियता देखी गई थी, अगर इतिहास में देखें। लेकिन इस बार भी भारत ने तीसरे देश को बोला नहीं है कि आप मध्यस्थता करिए, और ना ही जो जिसने डिमांड की हम मध्यस्थता करेंगे, मोदी ने बोला नहीं हम नहीं करवाना चाह रहे। देखिए, पाकिस्तान साल 1947 से हमेशा यही चाहता था कि थर्ड पार्टी को बीच में लाओ, मीडिएशन कराइए, बात खत्म कराइए। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में हमला किया, उसके बाद UN को बीच में ले आया। साल 1965 में सोवियत यूनियन को लाया गया था, लेकिन 1971 के बाद भारत ने कहा आप भी जाइए, हम थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लाएंगे, जो होना है वो हमारे बीच ही होगा। अगर थर्ड पार्टी आया होता ना तो पाकिस्तान से भी हम उलझ रहे होते और ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान होता और यहाँ से उलझ रहे होते। तो निर्णय लिए जाते हैं। इस बार भी भारत की जो रणनीति रही है कि हम इंटरनेशनल ओपिनियन की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमला भारत पे हुआ है, नुकसान भारत को हुआ है, दर्द भारतीय लोगों को पहुंचा है, इसीलिए भारत को लगता है कि उसका यह अधिकार है कि वो स्ट्राइक करे और वो कर रहा है। सिंपल। अब भारत का ये एटीट्यूड है, इससे ज्यादा सिंपलीफाई तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अब भारत उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। अब अगली खबर मैं आपको देता हूं कि कल एक बहुत बुरी खबर थी कि IMF ने पाकिस्तान को फिर से कई बिलियन डॉलर का जो ना कर्ज दे दिया है। लोग सोशल मीडिया पे IMF को बोल रहे हैं इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड। ऐसा क्यों कहा गया मैं समझाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान को कर्ज देने के बहुत विरोध हो रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई कर्ज नहीं देना है इसको। देखिए, भारत ने इसका विरोध किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देने का फैसला कर दिया। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और वोटिंग के दौरान वो एब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारत ने वोट खिलाफ में क्यों नहीं दिया और भारत के रहते हुए IMF ने यह कर्ज कैसे मंजूर कर दिया। तो इसी कुछ बेसिक्स को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई नो में वोटिंग कर सकता था तो क्यों नहीं की। तो थोड़े से बेसिक्स और लॉजिक दोनों में क्लियर करता हूं। देखिए, IMF में फैसले कैसे होते हैं। इसमें होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। IMF का फैसला लेने वाली मुख्य जो ग्रुप है और जिसमें 25 निदेशक होते हैं। ये निदेशक अलग अलग देश या फिर देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बोर्ड ही कर्ज देने जैसे रोजमर्रा के फैसले लेता है। वोटिंग का नियम, जैसे कि UN में हर देश का वोट बराबर होता है, लेकिन IMF में वोट की ताकत देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर ज्यादा करती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका जैसे बड़े आर्थिक देश का वोट ज्यादा वजन रखेगा। आम सहमति जब बनाई जाती है तो क्या होता है, IMF ज्यादातर फैसले सभी की सहमति से लेता है। अगर वोटिंग होती है तो ना कहने का विकल्प नहीं होता है। निदेशक या तो हाँ में वोट देंगे या फिर गैर हाजिर हो सकते हैं, बस दो का ऑप्शन नहीं है। इसलिए भारत ने बोला जब नो रही है तो मैं एब्सेंट रहेंगे। भारत ने गैर हाजिर रहा। उसने क्यों चुना
वजह भी समझ लीजिए। भारत ने पाकिस्तान को कर्ज देने के फैसले में वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को कोई आपत्ति नहीं थी, बिल्कुल आपत्ति थी। दरअसल IMF के नियमों में ना वोट देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत ने गैर हाजिर रह करके अपने विरोध को काफी ज्यादा मजबूती से दर्ज कराया है। भारत ने आपत्ति क्यों उठाई और जब आपत्ति उठाई तो क्या लॉजिक दिए, ये भी आपको समझना होगा। भारत ने IMF के सामने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की और 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला कि पाकिस्तान की नाकामी। पिछले 35 साल में पाकिस्तान ने 28 बार IMF से मदद ली है, जिसमें पिछले 5 साल में 4 बार शामिल है। फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। भारत का कहना है कि बार बार कर्ज देने से कोई फायदा हो ही नहीं रहा। दूसरा, भारत का तर्क था कि सेना का दबदबा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सेना का बहुत ज्यादा नियंत्रण है, इससे पारदर्शिता कम होती है और नागरिक सरकार के सुधारों पर साफ असर पड़ता है। तीसरा तर्क, आतंकवाद को समर्थन। भारत ने साफ कह दिया है, जो देश सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसे कर्ज देना बिल्कुल गलत है। ये IMF जैसे वैश्विक संगठन की साख को नुकसान पहुंचा सकता है और अंतरराष्ट्रीय नियमों के ये खिलाफ है। अब इतनी आपत्ति देने के बाद फिर कर्ज कैसे मंजूर हो गया, सवाल है ये। IMF में बड़े देशों जैसे कि अमेरिका के पास ज्यादा वोटिंग पावर होती है। भारत ने गैर हाजिर रहकर के विरोध जता दिया, लेकिन बाकी निदेशकों की सहमति से कर्ज का प्रस्ताव पास हो गया, इसीलिए उनको कर्ज मिल गया। भारत ने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, लेकिन IMF के नियमों और बड़े देशों की ताकत के चलते फैसला पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। इसीलिए IMF को फंड जारी करना पड़ा। सिंपल। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी को पनाह दे रहा है, वही हमले करा रहा है, अब उसके पास पैसा नहीं है। आतंकवाद को रोकने का मतलब ये क्या, फंडिंग अगर आप नहीं पहुंचेगी, आतंकवाद ना वो फैलेगा, ना फूलेगा, ना किसी भी सामर्थ्यवान होगा, कंगाल होगा तो अपनी जान बचाएगा। आप जब उसको पैसा दे देंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसमें फिर जान आएगी, वो फिर बदतमीजी करेगा, फिर वो बेकसूरों को मारेगा। बहुत सिंपल। इसीलिए उसको कर्ज मत दीजिए, हालात सामान्य हो जाने दीजिए। तब देखिए, अगर यही कर्ज पाकिस्तान को पहले बाद में दिया जाता, ये स्थिति अगर नहीं होती तो ठीक है, एक बार के लिए बात चल जाती। तो स्थिति सामान्य नहीं है। लगातार भारत को वो उकसा रहा है, यहाँ के सिविलियंस पे वो अटैक कर रहा है, निर्दोषों को मार रहा है, उसके बाद भी IMF का ये फंड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मारो पीटो कूटो, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ये ब्लंडर है। जियोपॉलिटिक्स जितना आसान विश्लेषण में लगता है उतना आसान होता नहीं है। कुछ चीजें तो मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले वकील से बात कर लेता हूँ, फिर बोलूंगा आगे। फिलहाल इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।